नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस बड़े हादसे के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार भी अलर्ट हो गई है और राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने ऐसे कोचिंग सेंटर्स की 6 बिंदुओं पर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के मामले ने अब देश भर में ऐसे मामलों को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने ऐसे कोचिंग सेंटर्स की 6 बिंदुओं पर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है जो मानकों को पूरा नहीं करते। अपर सचिव आवास अतर सिंह और MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि बहुत दुखद है, दिल्ली की घटना जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से मैं क्या पूरा देश आज उससे हतप्रभ है। ये घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। और हम लोग हालांकि ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्थिति में तो हम लोग नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ होगा हम उसकी कहीं ना कहीं जाँच भी करेंगे और आवश्यकता होगी तो उसकी समीक्षा करने के बाद इस प्रकार का जो कृत्य करेंगे उसके खिलाफ। थैंक यू। आ रहे के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती है और बड़े लेवल पे कोचिंग चल रहा है। क्या वजह है कि पहले से हम उसको टारगेट नहीं कर पाते हैं? ये देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और देखिए, जहाँ तक पार्किंग की चर्चा आप कर रहे हैं, पार्किंग का जहाँ तक प्रश्न है, तो हम लोग लगातार समय समय पर अभियान इसमें चलाते रहते हैं कि बेसमेंट जो है उसका प्रयोग केवल पार्किंग के लिए किया जाए, अन्य किसी भी अन्य उपयोग के लिए उसका प्रयोग न किया जाए। तो उसमें लोग लगातार कार्रवाई भी करते रहते हैं और उसको खाली भी करवाते रहते हैं। इस बार केवल कोचिंग संस्थानों को स्पेसिफिक हम लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं ताकि सारी व्यवस्था ठीक हो सके। मुख्यमंत्री जी ने आप सुबह इसमें निर्देशित किया है सभी को, और माननीय मंत्री जी ने भी सभी को निर्देशित किया है कि जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनकी हर पहलुओं की, चाहे उनके पंजीकरण की स्थिति है या जो क्लास रूम्स हैं या बेसमेंट है या जो मेस चल रही है उसमें खाने की गुणवत्ता, तो उसकी जाँच हेतु एक पृथक टीमें बना करके पूरे प्रदेश में इसकी जांच की जाएगी। और देहरादून में भी हम लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर के आज इसका चेकिंग का अभियान चला रहे हैं और भवन विधि के खिलाफ या जो भी स्वीकृत मानचित्र है उसके अनुसार अगर उसमें व्यवस्थाएं नहीं तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई घटना को लेकर उत्तराखंड में भी कोचिंग सेंटर को लेकर अभियान शुरू किया गया है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कोचिंग सेंटर में मानक अनुसार कार्य नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बेसमेंट में सुरक्षा उपाय और आपदा के समय निकासी जैसे अन्य आवश्यक कार्य न होने पर कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिनमें कार्रवाई की जा रही है उन पर शीघ्र कार्रवाई की प्रक्रिया को अमल में लाए। निर्देश मिलते ही अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं और कार्रवाई करने के लिए तैयार है। संस्थान है जिनका आपने जो निरीक्षण भी किया होगा, आगे भी करेंगे, तो उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए, वर्तमान में जैसे धीरे धीरे जैसे बरसात का सीजन और अपना जोर पकड़ रहा है और बीच बीच में जो है सूरज भी की वजह से जो है गर्मी और उमस जो है वो भी अपनी बढ़ रही है। तो ऐसे में संभावना बढ़ जाती है कि लार्वा एक्टिविटी जो है वो जो है ज़्यादा फायदेमंद लग जाती है। हमारी टीमें साथ ही साथ स्वास्थ्य अनुभाग से आशाओं की टीमें और जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो वॉलंटियर्स लिए गए हैं प्रत्येक वार्ड में, तो इन सब की संयुक्त टीमें जो है समय समय पर हर जगह जा रही हैं और अगर कोई लार्वा जैसे कहीं पर पाए जा रहे हैं तो उनका एक तो सोर्स रिडक्शन का काम कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे स्थान दिखाई दे रहे हैं जहाँ से सोर्स रिडक्शन नहीं किया जा सकता, वो तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और ऐसे स्थानों पर हम लोग जो है लार्विसाइडल का छिड़काव कर देते हैं जिससे कि जो है समय पर जो है उनको नष्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं उनको जो है हम लोग जो है
पहले वार्निंग देते हैं और यदि उसके बाद भी इनके द्वारा कोई वो किया जाता है ऑफेंस अगर रिपीट होते हैं इस तरीके के, तो हम लोग जो है तत्काल जो है उनके ऊपर जो है चालानी कार्रवाई करते हैं। ऐसे अभी तक हमारे द्वारा जो है 29 चालान जो है किए जा चुके हैं और साथ ही साथ जो है वर्तमान में हम लोग जो है टीमें लगातार हमारी जो है फील्ड पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो है जिन पर नगर निगम ने कार्रवाई करी है या फिर कुछ ऐसे प्रतिष्ठान है जिस पर नगर निगम ने कार्रवाई करी है? जैसे हमें दिल्ली की न्यूज़ हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, वैसे हमने अपने सफाई जो इंस्पेक्टर है, सुपरवाइज़र है और जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनको ऐसे स्पष्ट निर्देश किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में बेसमेंट को चेक कर लें, बेसमेंट के अलावा और चीज़ भी देख लें कि सेफ्टी मेजर्स उसमें है कि नहीं है, और जैसे टूट खुला है या फिर पार्किंग में किसी प्रकार का और व्यवसाय तो नहीं हो रहा है। इस संबंध में ये भी है कि मीडिया से भी हम लोग टाइप कर देंगे ताकि उनके द्वारा किस प्रकार के नक्शे पास नहीं होंगे। तो अभी तक 29 तारीख को जो हमारी टीम के द्वारा 6 स्थानों पर इसमें कार्रवाई की गई है। बेसमेंट में पानी जलभराव था लेकिन और व्यवस्था तो देखा नहीं गया है और जलभराव था और गंदगी थी और लार्वा की जो स्थिति को देखते हुए उन्होंने चालान किया है 10,000 का, जिसमें आनंद स्वीट शॉप है और आकाश इंस्टीट्यूट है जो मुख्यतः है, बाकी 6 और है। इस प्रकार से हम लोग के जो इंस्पेक्टर है फील्ड में जा रहे हैं और हम लोग भी इसको सुपरविजन कर रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत है और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई सूचना मिलता है तो हम लोग उसको भी ट्रेस कर रहे हैं और आप लोग के माध्यम से भी मिलेगा तो हम लोग उसमें भी अपना नजर बनाए रखेंगे। कितना जुर्माना लगाया गया है इसमें? 10,000 का। अगर भविष्य में अगर बात करें तो क्या अभियान चलता रहेगा? नहीं, अभियान बिल्कुल चलता रहेगा। वैसे भी हम लोग बिल्कुल चलाते आए हैं। जब दिल्ली वाला प्रकरण हुआ था जो हाईलाइट हुआ काफ़ी और किसी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए वहाँ पर अगर किसी प्रकार की व्यवस्था चल रहा है तो उसका अनुमति क्लास है कि नहीं है तो उसके साथ में सेफ्टी मेजर्स है कि नहीं है, अग्नि का हो, लाइट का हो, सब चीज़ है, ड्रेनेज का है, कुछ चीज़ को हम लोग चेक करेंगे जो हमारे लिए। आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटर्स की गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश व्यापी अभियान के तहत सभी कोचिंग सेंटर्स में पार्किंग व्यवस्था के साथ आसपास यातायात की सुगमता पर भी ध्यान दिया जाए। सीएम के मुताबिक प्रदेश में भारी बारिश के दृष्टिगत जल भराव होने की संभावना रहती है, इसीलिए राज्य में संचालित विभिन्न कोचिंग सेंटर और ऐसे भवन जिनकी बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित हो रही है, उनकी जांच की जाए और उनमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाए ताकि किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। कोचिंग सेंटरों की जांच के निर्देशों को एक तरफ जहां बीजेपी सराहना कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी तंज कसने के बाद इसे ठीक ही बता रही है। जो है दिल्ली में एक घटना हुई है जिसमें 3 छात्रों की कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई थी। लेकिन देहरादून में भी अपने राज्य की बात करें कई ऐसे संस्थान हैं जो नॉर्म्स के खिलाफ चल रहे हैं, इन पर विभाग भी कार्रवाई कर रहा है। आप सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए क्योंकि आप प्रवक्ता हैं? देखिए, दिल्ली की घटना बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड में इस प्रकार की कोई घटना ना हो इसके लिए सरकार ने और हमारे विभागों ने इनिशिएटिव लिया है और तमाम जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इनकी सबकी जांच के लिए भी सरकार ने बोला है कि ये नॉर्म्स के अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कहाँ पर ये चल रहे हैं, सभी चीज़ों पर जो है प्रशासन देख रहा है। फिर जो गलत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटना उत्तराखंड में न घटे इसको लेकर के सरकार काम करे। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि जब कोई घटना घटित होती है, राज्य की बात करें तो तभी जो है विभाग जाते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? देखिए, सभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सभी अपने जब भी जिस भी संस्था से जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं सभी लोग अपने अपने शपथ पत्र देते हैं, अपने अपने चीज़ें उस समय देते हैं। अगर जो किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी अगर जो पाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानों की या तो पार्किंग है बेसमेंट में या फिर वहाँ पर कक्षाएं संचालित हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो इतने बड़े बड़े संस्थान हैं कोचिंग दे रहे हैं वो बच्चों की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं? निश्चित ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इन्हें खिलवाड़ किया जाती है जा रहा है सरकार के द्वारा। आज जो इतने बड़ी जितने भी कॉलेज स्कूल के जो चल रहे हैं उनकी पार्किंग है या कुछ ना कुछ तो वहाँ नीचे बना ही हुआ है, तो निश्चित सरकार को पहले कदम उठाना चाहिए। जब कहीं घटना हो जाती है उसके बाद धामी जी जागते हैं कि मैं भी करूँगा, इससे पहले धामी जी को याद नहीं आता। जहाँ कहीं कुछ होगा तो धामी जी को फिर उसके बाद याद आता है। तो आप पहले बने दूसरे ना बने, आप हर जगह दूसरा तीसरा बनने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। आप इसका बच्चों की जान का विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा और जो भी पार्किंग वाली जगह में चीज़ें बन रही है
वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन अक्सर पाया गया है स्कूल और कॉलेज जो भी बनाए जा रहे हैं वो सब नदी नालों के किनारे या पार्किंग वाली जगह बनाए जा रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पे सरकार को इस पर सक्सेसफुल कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड और खासकर देहरादून में कई कोचिंग सेंटर ऐसे भी है जो बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिशन के संचालित हो रही हैं, और कई कोचिंग सेंटर तो ऐसे भी है जहां क्षमता से अधिक छात्रों को बिठाया जाता है, जहां पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है और मानक पूरे नहीं है। यानी देहरादून में ऐसे कोचिंग सेंटरों की भरमार है जो मानकों को पूरा नहीं करते। लेकिन दिल्ली हादसे के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार अब सख्ती से ऐसे कोचिंग सेंटरों पर चाबुक चलाएगी जो अपनी दुकानें बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मानकों को पूरा किए चला रही हैं। निश्चित ही धामी सरकार का ये कदम छात्रों के हित में साबित होगा और अवैध रूप से संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर जांच में बेनकाब होंगे। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से अभिनव नायक के साथ तारिक अंसारी की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन 6 बिंदुओं पर सरकार ने 2 सप्ताह के भीतर कोचिंग सेंटर से रिपोर्ट तलब की है। कोचिंग संस्थानों के विधिवत निबंधन की स्थिति, सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुपालन की स्थिति, फायर एग्जिट की व्यवस्था, कोचिंग संस्थानों में प्रवेश एवं निकास की पर्याप्त व्यवस्था, आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी हैं बीजेपी से, साथ ही हरीश मैखुरी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से, साथ ही हरीश पनेरू जी हैं प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस उत्तराखंड से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजीव जी आप ही से करेंगे। जब से दिल्ली में हादसा हुआ है, 3 छात्रों की मौत हुई, उसके बाद धामी सरकार भी एक्शन में आ गई है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, दिल्ली की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली सरकार जो अपने आप को शिक्षा के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की बात कहती है, उसकी पूरी तरह से गलई खुली है, पोल खुली है और एक तरह से उसके दावे पूरी तरह से हवाई होते हुए पूरे देश की जनता ने देखे हैं और साबित हो गया है कि ये जो बोलते हैं उसमें झूठ फरेब के अलावा कुछ भी शेष नहीं है। बात रही उत्तराखंड की, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो युवाओं के भविष्य के साथ यदि कोई भी खिलवाड़ करने का कभी भी प्रयत्न करने की चेष्टा मात्र भी करेगा तो उसको अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह से अभी विगत में जिस समय भर्ती परीक्षाएं चल रही थी और कई परीक्षाओं में धांधली के रिपोर्ट्स आई, आरोप लगे, तो ऐसे समय पर 50 से अधिक जो नकल माफिया थे और जो उसके अंदर संयुक्त जो भी लोग थे उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हुआ है और एक सशक्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू करने का काम भी हमारी माननीय धामी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। तो मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से लगातार माननीय धामी जी युवाओं के साथ हैं, युवाओं की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जिस तरह से अभी बात चली कि जो कोचिंग सेंटर्स की एक मैं अगर जो उसको एक बात के रूप में बोलूं तो एक बाढ़ सी आ गई है और उन तमाम कोचिंग सेंटर्स के उनके कार्यकलापों पर, उनकी गतिविधियों पर भी एक तरह से एक विजिल करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि ऐसे तमाम जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी गतिविधियों के ऊपर भी पूरी नजर रखी जाए, उनके कार्यकलापों पर नजर रखी जाए और वो उनके एस्टेब्लिशमेंट कौन सी जगह पर हैं, वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम हैं कि नहीं है और यदि नहीं है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि हमारे युवाओं का जान माल की
सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कहीं तक भी पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार युवाओं के हितों का हमेशा ध्यान रखती है और हम युवाओं के साथ हैं। जी ठीक है। हरीश पन्नेरू जी, आवाज आ रही है आपको? हरीश जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी जी। हरीश जी, दिल्ली में जो 3 बच्चों की मौत हो गई थी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में, उसके बाद उत्तराखंड की धामी सरकार भी एक्शन में आ गई है। जो कार्रवाई धामी की तरफ से की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये टोटली मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की घटना, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था, वो कहते सरकारों का आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अभी वो बहुत सारे व्याख्यान दे रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पूरे उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, तमाम जगह ऐसे हाईलाइट जो सेंटर चल रहे हैं जिनमें कोचिंग विदेश भेजने के नाम से पुलिस हर एसएसपी के यहाँ मेरे ख्याल सैकड़ों मामले लंबित हैं जिसमें ठगी करके लोगों को विदेश भेजने का काम होता है। पुलिस को एफआईआर लिखाई जाती है तो दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। कोचिंग सेंटर अवैध रूप से चल रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता से कदम जरूर उठाया। मैं इसकी अगर इस पर निष्पक्षता से कार्रवाई हो जाए और छात्रों को सही न्याय मिल जाए, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर सारे मानक पूरे कर लिए हैं तो ये धन्यवाद के पात्र होंगे। मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ, राजनीतिक दल से हटकर। लेकिन आज तक जितने मुझे ऐसे जांचें बैठाई हैं, चाहे वो कॉलोनियों के मामले में हो, चाहे वो विकास प्राधिकरण के मामले हो, चाहे वो नजूल के मामले में, हर जगह पुलिस प्रशासन के लिए और शासन में बैठे हुए अधिकारियों के लिए ये सिर्फ मुद्दे दुधारू गाय के रूप में इस्तेमाल किए गए। अब मैं दुधारू गाय कैसे कर रहा हूँ? दुधारू गाय कैसे कर रहा हूँ? एक आदेश आया कि हम सारे कॉलोनाइजर से जो अवैध कॉलोनियां करते हैं उन पर कार्रवाई करें। प्रशासन ने अभियान चलाया और अधिकारियों ने उसमें वसूली करी और फिर चुप बैठ गए। आज भी अवैध काम हो रहे हैं। इसी तरीके से जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको सिर्फ उनसे वसूली करके चुप बैठ जाएंगे। ये कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ऐसा है, ये सिर्फ लोगों को भड़कलाने में हम ऐसा कर रहे हैं। धरातल पर कोई काम नहीं होता इनका। ये सिर्फ लोगों को भड़कलाने और गुमराह, जहाँ तक कह रहे थे कि हमने परीक्षा में धांधली हुई, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे 50 मामले हैं। मैं उधम सिंह नगर के बता सकता हूँ। मेडिकल कॉलेज का सरिया चोरी हो गया कई करोड़ का, और वो सरिया चोरी के प्रकरण को दबा दिया। वो 3 साल से मामला चला, मैं लगातार बोल रहा हूँ। तो ऐसे में कई उदाहरण, अगर भाजपा के नेता जी जो इस पर प्रवचन दे रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनका विजन तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ये विजन खाली सोचने से नहीं, धरातल पर करने। आपके पास सारी धरती से लेकर आसमान तक आप सरकार में, और आप कह रहे हैं कि हमने, अरे दिल्ली में घटना हो गई, अब यहाँ भी भगवान, यहाँ तो देवी देवताओं का वास है इसलिए घटना नहीं हुई। यहाँ तो इतना अवैध हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, इतने मानकों की अनदेखी हो रही। अभी हमने हल्द्वानी में एक ट्रांसपोर्ट का, परिवहन विभाग का फिटनेस सेंटर होता है, उसमें इतनी धांधली होती, 3000 रुपए की रसीद करती, वो 15,000 रुपए वसूली करते। हमको आंदोलन करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने उसको लिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने छापा पड़वाया, लेकिन कब करा? जब जनता जाती। तो ये कहना कि साहब हम ऐसा कर रहे हैं, हम अच्छा कदम कर रहे हैं, किसको जेल भेजा आपने, कौन से मामलों में निष्पक्षता से कार्रवाई? पुलिस को सिर्फ इन्होंने पंगु बना रखा। कानून के नाम से वो वर्दी जरूर पहनते हैं, कानून निष्पक्षता से कई काम नहीं कर सकते। मैं दावे से कर सकता हूँ, अगर इनको जरूरत पड़े, जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज का बताया, ऐसे मैं विकास प्राधिकरण के कॉलोनियों के मामले बता रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे मामले बता रहा हूँ। अभी हल्द्वानी में एक बच्ची के साथ रेप हुआ, उसमें अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों को पुलिस पूरा संरक्षण दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ जहाँ फोन कर रहे हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। निष्पक्ष आदमी को न्याय कहीं मिल नहीं रहा। तो कानून अपना पालन करेगा, मुझे लगता नहीं। कानून तो कुछ लोगों के हाथ में सिकुड़ा हुआ है, कानून का विस्तार है ही नहीं। लोगों को ये पता नहीं कि कलयुग चल रहा है, तो हम इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी पीड़ा है इस प्रदेश में, जिसकी हमने कल्पना की थी कि यहाँ रामराज की स्थापना होगी, यहाँ लोगों को न्याय मिलेगा, यहाँ अन्याय नहीं होगा, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, यहाँ अत्याचार नहीं होगा। ये सब चीजें मुझे आज पीड़ा होती। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हम इससे बढ़िया तो यूपी में थे। जितना वैधिकार, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी यहाँ पर हो रही, उतना यूपी में नहीं हो रही। इतना बड़ा प्रदेश होने का मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं। ठीक है, और मेरे अंदर एक पीड़ा भी है, कांग्रेसियों ने, मैं अपने व्यक्तिगत पीड़ा बता रहा हूँ। तो इसलिए मेरा यह है कि अगर सरकार इस पर करती है तो मैं पहला व्यक्ति हूँ, सरकार अगर इस पर शिकंजा कसती है,
सरकार उनको आईना दिखाती है, सरकार बच्चों को संरक्षण देने का काम करती है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे कदम उठाती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले ठीक है पनेरू जी, आएंगे संजीव से जवाब लेंगे अभी। ठीक है पनेरू जी, हरीश पनेरू जी आएंगे आपके पास। हरीश मैखुरी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हरीश मैखुरी जी, दिल्ली में जो हादसा हुआ था कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हो गई थी, उसके बाद धामी सरकार भी एक्शन में आ गई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ऐसे कई मामले पहले से लंबित हैं जिसमें कोचिंग सेंटरों के साथ फ्रॉड हो रहा था, बच्चों से पैसे लेते थे विदेश जाने के नाम पर, लेकिन फ्रॉड करके भाग जाते थे, कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ। कई ऐसे मामले हैं लंबित हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। संदीप जी, पहले तो हमें इस बात में जाना पड़ेगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूटों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों होनी चाहिए। तो असल में हमारी जो शिक्षा पद्धति है, भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, वो उसका काम था गुणों का विकास करना। जो वर्तमान में हमने शिक्षा पद्धति डेवलप कर ली है, विकसित कर ली है, उसका काम है अंकों का प्रतियोगिता, केवल अंक चाहिए, गुण हो ना हो। तो इस कारण से हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने शिक्षक जो चुनने का मानक रखा है, जाति उसका आधार है, जाति के आधार पर शिक्षक, जाति के आधार पर डॉक्टर, जाति के आधार पर इंजीनियर। तो पुल भी टूटेंगे, मरीज भी मरेंगे और छात्रों को कोचिंग की जरूरत भी पड़ेगी। तो गुणवत्तापरक शिक्षा, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य, गुणवत्तापरक इंजीनियरिंग, 3 सेक्टर तो बख्श देने चाहिए थे राजनीतिज्ञों के। हमारे दोनों राजनीतिज्ञों और दलों के विद्वान प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताइए। तो शिक्षक चुनने का आधार उसके अच्छे अंक, अच्छा चरित्र, अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसकी जाति में, मजहब में। केवल इनकी स्थिति खराब नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूटों की, मदरसों की स्थिति बहुत खराब है उत्तराखंड में। अंधेरे कोने में बने हैं, क्या पढ़ाते हैं कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ सरकार तनख्वाह दे देती। तो सब सरकार थोड़ा सा अपना मतलब देख ले भाई, वॉच तो करे क्या पढ़ा रही हैं, क्यों, क्या वो पढ़ के निकलते हैं बाहर, क्या करते हैं उसके बाद बच्चे, इस पर भी वॉच होना चाहिए। और जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके मतलब ये तो है ही है कि वो अंधेरे में है, वहाँ बिजली के मानक नहीं है, वो घुटनशील है, वहाँ मॉइस्चर है, वहाँ बीमार होने का डर है, ये तो सामान्य सी बात है। इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे पढ़ाई के केंद्र है, वहाँ पे ड्रग माफिया का रैकेट और है। वो जो है देखता है कि कौन बच्चा उनका लंबे टाइम तक ग्राहक बन सकता है, उसको टारगेट करते हैं। इस पर कोई खास वॉच नहीं है, मतलब सालों में एक कोई ड्रग वाला पकड़ा जाता है, वरना पकड़े भी नहीं जाते हैं। तो ये चुनौतियां निश्चित रूप से गंभीर है उत्तराखंड के लिए, और खासकर ड्रग माफिया ने जब उत्तराखंड के जो हल्द्वानी हो गया, देहरादून हो गया, मसूरी हो गया, हरिद्वार हो गया, ये शहर जिनमें भी शिक्षण संस्थान है, रुचि हो गया, ये टारगेट पर है ड्रग माफिया के। इस पर भी मतलब कभी कभी तो मैं सोचता हूँ बिना इनकाउंटर के ये होगा नहीं। 6 महीने की सजा होती है, फिर वो बाहर आ जाता है। पुलिस ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जो चवन्नी का मतलब वो बेचता होगा, तुरंत वो सूंघने वाला, वो बीड़ी के अंदर, सिगरेट के अंदर भरने वाला, जो असली माफिया वहां तक पहुंचते ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें उत्तराखंड के लिए भी चुनौतियां हैं। तो ये भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है। हम देख रहे थे एक पार्टी बैठ के दूसरे पे आरोप कर रही, दूसरे पार्टी तीसरे पे आरोप लगा रही, मतलब आरोपों की। जी हरीश जी, हरीश जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। संजीव वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? संजीव वर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हरीश पनेरू जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही भाई। हरीश पनेरू जी, एक देखिए आपने हरीश मैखुरी जी को सुना, बहुत अच्छी बात कही, ना बीजेपी के पक्ष में ना कांग्रेस के पक्ष में, कि शिक्षा के साथ साथ ड्रग माफिया भी एक्टिव है। जो कोचिंग संस्थान हो, कॉलेज हो, वो टारगेट करते हैं, फिर ड्रग सप्लाई करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार चाहे वो कांग्रेस की रही हो पहले, चाहे बीजेपी को हो, दोनों ही सरकारें शांत रही, कोई एक्शन नहीं भी ठीक से कर पाई। देखिए इसमें बिल्कुल सच्चाई है। मैं उनकी मैखुरी जी की बात से सहमत हूँ कि ड्रग से माफिया हमेशा यहाँ स्मैक, कोकीन, चरस, गांजा, शराब, ये बच्चों को स्कूली 6-7 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, माँ बाप पेरेंट्स आज इस बात के लिए चिंतित होते हैं बच्चों के बैग में कोकीन और हेरोइन मिल रही है। तो ये चिंता का विषय है। पुलिस क्या करती है, उनको पकड़ती है, फिर उनसे मैना बांध लेती है,
ये आदि अनादि में कोई किसी सरकार के लिए बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि जब भ्रष्ट लोग शासन में हावी हो जाते हैं और विशेष तौर से अधिकारी अपने जब पैसे के लालच में काम करते हैं, कुर्सी बचाने के लिए वो लेन देन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए चिंता का विषय है। और इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज नशे का जो स्लो पॉइजन कहते हैं, बच्चों को जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको नशे से बर्बाद करने बहुत बड़ा एक सिंडिकेट चल रहा है। मैं मैकुरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपके चैनल पर ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि भाई नशे का हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि वाकई में इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त से कैसे बचेंगे। आज पूरे पहाड़ों में आप देखें तो लोग नशे की हालत में हमको दिखाई देते हैं। इसी तरीके से आप प्लेन्स में देखेंगे तो कच्ची शराब की भट्टियां आए दिन उनको थोड़ा खाना पूर्ति के लिए आबकारी विभाग छोड़ता है, फिर वो वही बंदी सजा लेते हैं, फिर वही कच्ची शराब बेचते हैं। तो इस तरह से और शिक्षा की जहाँ तक बात, मैं दोबारा से एक बिंदु महत्वपूर्ण मेरी मार था, कोचिंग सेंटर वो भाजपा के महोदय मेरी बात को सुन रहे हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में एलजी आपका है, केंद्र की सरकार है, आप क्या कर रहे थे? सरकार को और चीज में तो आप नकेल कर लेते हैं। उत्तराखंड में ये तो कोचिंग संस्थान में सरकारी स्कूलों की तस्वीर आपको याद होगा, अभी 3 साल पहले हरिद्वार के पास रुड़की के आसपास में कहीं एक स्कूल की छत गिरी थी, उसमें बच्चे दफ्तर मर गए थे। उत्तराखंड में हजारों विद्यालय ऐसे शिक्षा विभाग ने चिन्हित किए हैं जिनकी छत कभी भी गिर सकते हैं, उसके नीचे बच्चे दब सकते हैं, लेकिन सरकार उन विद्यालयों को न तो ध्वस्त कर रही है न नए विद्यालय बना रही है। लोग जो है पानी घुटनों घुटनों गले गले पानी आ रहा है प्राइमरी स्कूलों में, उनकी हालत क्या है? टीचर है नहीं, कहीं कहीं तो जो है एक भी टीचर नहीं है, बच्चे जाते हैं पानी में भर के दौड़ लगा के घर आ जाते हैं। इस पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी का, अगर राम भगवान के नाम से आप सत्ता में आए हो, आप राम के भक्त मानते हो, तो सबसे बड़ी आपकी सेवा यही होगी कि आप स्कूलों की जो प्राइमरी की शिक्षा है उसको तो ठीक कर दो, कम से कम उसमें तो शिक्षा दे दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी खाली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 2 मिनट आदेश जारी कर देगी, वो अधिकारी जाएंगे पुलिस के तमाम। मैं आपको उदाहरण सहित दे सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपके चैनल पर इस मुद्दे पर खुलकर जिम्मेदारी के साथ बहस हो। मैंने जैसे बताया कि पुलिस जितने भी इन्होंने कदम उठाए वो सारे लंबित हैं, उसमें दुधारू गाय के रूप में आदेश दिए गए, दुधारू रूप में अधिकारियों ने पैसा वसूल करा, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चले गए और अवैध कामों का सिलसिला लगातार इस राज्य में जारी है और ये उत्तराखंड के लिए दुख का विषय है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है ऋषि। संजीव वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? संजीव वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? इस मुद्दे को आगे तक ले जाएं आप, इन मुद्दों को। जी ठीक है, ठीक है। संजीव जी, सुना आपने कांग्रेस को ऐसे कई मामले लंबित हैं जिन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जी इनका जो एक जी चरित्र है वो केवल और केवल झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और बार बार झूठ बोलना। लेकिन संजीव जी, अभी उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया, कहा दिल्ली में एलजी आपका है, तो वो भी झूठ था। केंद्र में सरकार आपकी बोली, ये भी झूठ था। श्रीमान जी, दिल्ली में राज्य सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की, और ये आम आदमी पार्टी के कोलिशन पार्टनर है जी। तो वो तो जो भी काम करेंगे, शराब घोटाला करेंगे, ये उनके सहयोगी हैं। वो स्कूल घोटाला करेंगे, उनके सहयोगी हैं। यमुना घोटाला करेंगे, यमुना की सफाई के नाम पे पैसा का बंदर बांट करेंगे हजारों करोड़ की, ये उसमें सहयोगी हैं। तो ये तो वहां पर जो भी गलत काम होंगे, ये उनके कोलिशन पार्टनर के नाते उनके तमाम गुनाहों में ये सहभागी की भूमिका निभाते हैं। और आज जहां हमारे निरीह बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी और एक किसी की लापरवाही और किसी की मैं सोचता हूँ जानते बूझते इस तरह का जो लोगों ने कदम उठा रखे थे, दिल्ली सरकार उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये उनकी भी पैरवी कर रहे हैं, उनको भी एक तरह से बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए। कितना गिरोगे मेरे भाई? एक स्तर होता है गिरने का, लेकिन आप तो उस स्तर से भी ज्यादा गिर गए। जहाँ तक बात रही हमारी उत्तराखंड की, तो हमारी सरकार जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो
उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी जो वो लोग कोचिंग दे रहे हैं उसका उस स्तर क्या है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड प्रैक्टिस तो में कोई इन्वॉल्व तो नहीं है, कोई कबूतरबाजी में इन्वॉल्व तो नहीं है, या किसी के भी खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत आती है तो सरकार तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करती है। अभी जिस तरह से ये बात चल रही है कि हमारी सरकार उसके ऊपर ध्यान क्या दे रही है, तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ तमाम जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन बिल्डिंग्स में चल रहे हैं उन बिल्डिंगों में अग्निशमन के तमाम साधन संसाधन जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन जो हो रही है वो उसकी गुणवत्ता क्या है, वो जो भी इंस्टीट्यूट है वो किसी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, इन तमाम चीजों के ऊपर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। और तमाम जितने भी हमारे पुलिस है, जितने भी हमारे सतर्कता विभाग है, उनके देखरेख में लगातार उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी की कोई शिकायत मिलती है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है और की जा रही है। और साथ ही आप अभी मेरे पत्रकार मित्र ड्रग्स की बात तो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह पुलिस विभाग को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी ड्रग माफियाज हैं उनको उत्तराखंड से पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है और उत्तराखंड को पूरी तरह से ड्रग फ्री स्टेट बनाना है। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो रही है और यह कड़ी कार्यवाही ऊपर से लेकर नीचे तक जो तमाम जो थाना अध्यक्ष तक हैं, यदि किसी थाना अध्यक्ष के क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ड्रग पेडलिंग करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे में पूरी तरह से जवाबदेही उस थाना अध्यक्ष तक की बनती है और उसका जो भी उनके अधीनस्थ जो भी स्टाफ है पूरे थाना क्षेत्र की और थाना अध्यक्ष की उनकी जवाबदेही निश्चित कर दी गई है। किसी भी ड्रग और नशे से संबंधित किसी भी एक्टिविटीज को हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नशे की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। पूरी तरह से हमने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में हमको जो भी कड़े से कड़े कठोर से कठोर कदम उठाने की यदि आवश्यकता होगी हम वो भी उठाएंगे। बाकी आज की तारीख में हम लोग पूरी तरह से तमाम जो नशा माफिया हैं उनको पूरी तरह से उत्तराखंड से खदेड़ने की उसमें लगातार काम कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ सरकार संवेदनशील है और प्रत्येक मामले में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। अभी जो नकल विरोधी कानून हमारी सरकार के द्वारा लाया गया था उसके वृहद स्तर पर दूरगामी परिणाम सामने आने लगे हैं। जिस तरह से आप देखिएगा जब से नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हुआ एक भी परीक्षा भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें कहीं से कहीं तक भी कोई नकल के कहीं से भी कोई प्रमाण आए हो। यानी कि हमारे तमाम युवा के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है और ये सबसे ज्यादा आवश्यक था क्योंकि युवाओं का सिस्टम से धीरे धीरे जिस तरह से नकल माफिया हावी थे सिस्टम के ऊपर से पूरी तरह से विश्वास उठता जा रहा था। एक विश्वास का वातावरण बनाने में हमारी सरकार पूरी तरह से कामयाब हुई है और मैं सोचता हूँ आज जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उत्तराखंड में सभी फ्री एंड फेयर हो रही हैं
और एक एक बच्चा 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहा है। तो ये एक तरह से हमारा जो एक पारदर्शी सिस्टम हमारी सरकार के द्वारा डेवलप किया, तो मैं सोचता हूँ उसका एक सदपरिणाम है और उसके दूरगामी परिणाम भी हमारे सामने। ठीक है संजीव जी, आएंगे भी। हरीश मैखुरी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। हरीश मैखुरी जी, आवाज सुनेंगे आप? जी जी आ रही आवाज। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं। आपको आवाज आ रही मेरी? आपसे मुझे शिकायत है। जी हरीश जी बताइए। हेलो जी। मुझे शिकायत है कि जो मैंने मुद्दे उठाए उनका उत्तर नहीं मिला। मैं कोई भाषण सुनने के लिए नहीं आया, आप नाराज मत होइए। जी। मैंने जो मुद्दे उठाए, या तो मुझे इस चैनल पे मुझे वो किया जाए कि मैं गलत कह रहा हूँ, जी, नहीं तो मैंने जो सवाल उठाए क्या वो सवाल गलत हैं? और आप चैनल पर खाली में किसी का भाषण सुनने के लिए, मैं क्षमा कीजिएगा आप मेरे बड़े भाई, उत्तराखंड ज्वलन मुद्दों से इस टाइम जल रहा है और जो मुद्दे हैं उस पर भाषण न सुनाया जाए। इस पर मुद्दे जो मैंने मुद्दे उठाए थे, मैंने कहा कि सारे प्राइमरी स्कूल हजारों, मैं संख्या बता दूंगा यहीं बैठे बैठे कितने हजार कहा। मैंने रुड़की में का मुद्दा उठाया कि छत गिर गई, स्कूल के बच्चे दबने को तैयार हैं, आप पूरा लेक्चर पिलवा रहे हैं इस मैटर में। तो मैं ऐसी डिबेट में कृपया करके, जब अगर एक हरीश जी जो आपकी आवाज थी प्रॉपर पहले आई नहीं थी, आपका शायद फोन कट गया था। मुझे जो मैंने मुद्दे उठाए, या तो आप मुझे बताइए आपके मुद्दे गलत है, आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुझे जो है वो मेरा, ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है हरीश जी, जवाब लेते हैं। मुद्दे उठाए उसका मुझे उत्तर चाहिए। मैं किसी का लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया हूँ आपके चैनल। एक बार फिर से सवाल कर लीजिए, एक बार शायद आवाज सही नहीं आई थी, सुन लेंगे अभी संजीव जी। नहीं तो आप उनको लेक्चर 15 मिनट का वो करें। चरित्र मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हजारों हाईलाइट सेंटर पर जिन बच्चों के 20 लाख रुपए, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, और तो मैं नाम सहित बता दें, जिनके 20-25 लाख रुपए आगे जाने के नाम से, विदेशों के नाम से कई बच्चों के, सैकड़ों बच्चों के, क्या उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया? नंबर एक बात, जो प्राइमरी स्कूलों पर बच्चों की आज बरसात में छतें गिर जाएंगी, बच्चे दब जाएंगे। पिछले साल रुड़की में मामला हुआ, हमारी सरकार के टाइम पर भी हुआ। मैं उस पर कह रहा हूँ कि सरकार ने उस पर क्या काम किया, ये बताइए। अरे खाली कि भाषण देने से हमारी सरकार प्रतिबंध है, आप जिम्मेदारी के साथ कहिए कि हम ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज में 20 से 25 करोड़ का सरिया चोरी हुआ, आपने अपराधियों को 3 साल से संदर्भ कर दिया, उनको कब गिरफ्तार करेंगे आप बताइए। इसका सवाल, इसका उत्तर चाहिए मुझे। संजीव जी, मैं मेडिकल कॉलेज, संजीव जवाब दीजिए आप। 25 करोड़। हेलो संजीव जी, सुना आपने मैखुरी जी को? जी आप बताइए। जी जवाब दीजिए उनकी बात का। मेरे को जी आवाज नहीं मिल रही थी। हाँ आप बताइए। संजीव जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज। संजीव जी, मैखुरी जी का कहना है कि कुछ छात्र ऐसे थे जिनसे पैसे ले लिए गए, विदेश जाने के नाम पर ठगी हुई, उनके साथ सरकार ने क्या किया। दूसरा, कुछ ऐसे विद्यालय बताए हैं जहां पर छत जर्जर है, बच्चों के ऊपर कभी भी गिर सकती है, सरकार ने क्या किया अभी तक। अरे तीसरा मेडिकल कॉलेज का सरिया चोरी हो गया। कितनी गिरफ्तारी हुई, सरकार ने क्या किया अभी तक? जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई भी यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी संस्था है, जो भी किसी भी प्रकार के रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाया जाएगा, तो सरकार उसके ऊपर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्यवाही कर रही है। चाहे हमारी पुलिस विभाग हो, सतर्कता विभाग हो, हम ऐसे किसी भी तत्व को किसी भी सूरत में पकड़ने वाले नहीं है। और लगातार सचिवालय के चतुर्थ स्तर पर घोटाला होता था, जिनके समय पर लगातार पटवारी घोटाला होता रहा, बिल्कुल घोटाला होता रहा। और ये बने रहे, क्योंकि उन घोटालों पर इनकी मिली भगत हुआ करती थी। डबल इंजन की सरकार आप कहते रहते हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए आप? डर, किसी बात का डर है आपको? ये बात है मेरा, क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? अरे मैं एंकर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात, मेरे क्वेश्चन को फिर सुनिए, मेरे क्वेश्चन को फिर सुनिए। आप अगली बात तैयारी से आइए। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का 25 करोड़ का सरिया चोरी हुआ और आप लोगों ने उसको सरकार के दबाव में चोरी करने वालों को बना दिया है, उसको अब तक क्यों नहीं जेल भेजा? वो केस लिंगर ऑन है। संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? जी
संजीव जी, किस बात का डर है? आखिर जब इतनी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, केंद्र में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी सरकार है, हर समय दिखते हैं कि धामी जी एक्शन में रहते हैं, फिर इस प्रकार की जो कार्रवाई देखने को मिलती फिर क्यों होती है? कोई पकड़ा नहीं जाता है? कोई गिरफ्तारी अगर हुई हो तो बताइए। देखिए जी, या फिर जो अधिकारी हैं आपके सुनते नहीं हैं? संदीप जी बोलने जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपको। देखिए, कोई भी अपराध होता है, कोई भी घोटाला होता है, कोई भी भ्रष्टाचार होता है, जी, तो उसके ऊपर जैसे ही कोई भी अनियमितता यदि सरकार की सामने आती है तो सरकार इंस्टेंटली उसका संज्ञान लेती है और उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही भी होती है। आप यदि एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कांग्रेस के समय पर जितने घपले घोटाले और जितने अनियमितताएं हुई, इनकी सरकार मुख दर्शक बनी बैठी रही, उनको देखते रही, उनको छुपाने का काम किया। लेकिन वर्मा जी, जी अपनी सरकार का बताइए आप। लगातार उसके ऊपर कार्यवाही करती है और जो दोषी होते हैं उनको जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार बिना लाल लपेट के और बिना किसी का भेदभाव किए हुए, उसमें चाहे छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हमारी सरकार में IAS अधिकारी तक यदि कोई अनियमितता में या किसी उसमें पाया गया तो उसको भी जेल भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तो अब आप बताइए, क्या कांग्रेस की सरकार में इस तरह की कभी कोई? चलिए ठीक है संजीव जी आएंगे भी, संजीव जी आएंगे। हरीश मैखुरी जी, जवाब सुना आपने, क्या संतुष्ट हैं जवाब से आप? हरीश मैखुरी जी, आवाज आ रही है आपको? हरीश मैखुरी जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हरीश पनेरू या हरीश मैखुरी? हरीश मैखुरी जी। अच्छा, मैखुरी जी नहीं, मैं तो हरीश पनेरू हूँ। ठीक है हरीश पनेरू जी, आप ही जवाब दीजिए, शायद आवाज नहीं जा रही उन तक। जी 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 जी, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? जो जवाब संजीव जी ने दिया है, जो 25 करोड़ की सरिया चोरी हो गई थी, बैठने के बच्चों की छत टूटी हुई है विद्यालयों की, जो बच्चों के साथ ठगी हुई बाहर भेजने के नाम पे, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी भी हुई, कार्रवाई भी हुई, सरकार के संज्ञान में जो भी मामले आए कार्रवाई हुई है, लेकिन कांग्रेस के सरकार में ऐसा नहीं था। मैं बड़े निवेदन से, मैं कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिसमें भ्रष्टाचार, आपके पास तो धरती से लेकर आसमान तक आपके पास सरकार है, आप जेल क्यों नहीं भेज रहे हो भैया? क्यों नहीं भेज रहे हो? मैंने कहा शरिया चोरी आपके समय में हुआ है। अब मैं खुलेआम आपके चैनल से कह रहा हूँ कि सत्ता के दबाव में शरिया चोरी को नहीं पकड़ा जा रहा है। 25 करोड़ का शरिया चोरी, यहाँ मेडिकल कॉलेज की हालत तो देखो, पता तो करो इसको, उसमें क्यों नहीं कार्रवाई? कौन रोक रहा है आपको? मैं तो उठा रहा हूँ ना, मैं तो उठा रहा हूँ बार बार उसको। अरे उसमें आपने चोरों को क्या करा? अधिकारियों से ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये कानून का राज ही नहीं है उत्तराखंड में। तो मुझे तो बड़े उसके अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अपराधियों की शरण स्थली है और यहाँ सारे अपराध, सारे गलत कामों को पनाह दी जाती है। अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो दोनों में से एक ही काम तो करेंगे। तो एक काम जो कर रहे हैं वो तेजी से कर रहे हैं, वो दूसरा काम उनको कानून से कोई मतलब है नहीं। ठीक है हरीश मैखुरी जी, हरीश मैखुरी जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। हरीश मैखुरी जी, देखिए जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का यही रुख होता है कि उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कांग्रेस लगातार ऐसे मामले उठा रही है। आपने भी देखा कि शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है देश की, यह सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कह देने से राज्य की एक सरकार अगर ऐसी बातें कह रही है, क्या उससे जो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, या फिर कोई ठोस इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े निर्णय सरकार को लेना चाहिए केंद्र की तरफ से? सुदीप जी देखो, अब जो न्यायालय की प्रक्रिया है जी, वो इतनी लेंथी है और इतनी ज्यादा मतलब जटिल है, जटिल और लेंथी है कि उसमें तो न्याय मिलने की संभावना बहुत मतलब तब होती है जब वो लोग मर के जाते हैं और क्या नहीं रहता उस न्याय का, तब होता है। अब मेडिकल कॉलेज में सरिया चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं हमारे हरीश पनेरू जी, तो सरकार को तो सीधे FIR दर्ज करे, जेल भेजे उनको और उनका घर डोजर लगाए। बिल्कुल सही बात है जी। तो और ये तो खुद ही कह रहे हैं, तो एक गवाह तो यही है ना भाई, तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? करो FIR दर्ज करो, जेल भेजो, जिसमें 25 करोड़ की सजा कम होती है क्या जी? तो उसके CCTV फुटेज वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। बड़ी मतलब चोरी होती 25 करोड़ की सजा कम नहीं होती।
तो उसमें सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए और तुरंत न्याय करना चाहिए। कुछ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से सीखो, लगाओ डोजर। एक ही न्याय है, सही बात कही, राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छा। डोजर न्याय है। डोजर न्याय के अलावा और कुछ मतलब अपराधियों के लिए कुछ बचा नहीं है। अपराधियों के हाथ अब जिसने 25 करोड़ की सरिया चोरी जी, तो वो तो न्याय को अपने पक्ष में कर देगा ना। हमने तो आतंकवादियों के मतलब इतने बड़े आका हैं कि वो रात 12 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं। तो आपको जो मतलब सामान्य आदमी है वो कहाँ से कोर्ट खुलवा देगा? खुलवा देगा हर कोई कोर्ट क्या? तो इसलिए उस जटिल प्रक्रिया में जाने की बजाय पकड़ो पुलिस, पकड़ो जी, सफेद साक्ष्य समाज। आतंकवादियों के लिए न्याय है ना, वो मनुष्यों के लिए है, आतंकवादियों के लिए नहीं है। इतने बड़े चोरों के लिए नहीं है जो 25 करोड़ की सरिया चोर दे, उनके लिए डोजर न्याय और एनकाउंटर न्याय, ये भी न्याय ही होता है, इसीलिए बनी हुई ये पद्धति। तो और जब अपराधी इतने बेखौफ हों तो उनके लिए हम लोग केवल एक जी छोड़ भी नहीं सकते। तो ये तो हुई न्याय की बात। और जो उत्तराखंड में अब आज का विषय है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थिति कैसी हो, मैं तो कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता ही ना पड़े। कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐसी हमें शिक्षा पद्धति, न्याय व्यवस्था, शिक्षा पद्धति और स्कूलिंग ऐसी करनी पड़ेगी जी। और दूसरा ये हो जाए कि सभी स्कूल जिनको भी सरकारी सहायता मिल रही, चाहे मदरसे हो जी, चाहे शिशु मंदिर हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपीएससी बोर्ड हो, चाहे यूकेएससी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सबकी एक शिक्षा हो जिनको सरकार बजट दे रही है जी। तो मदरसे तो अरबी कबीलों का पिछलग्गू बना रहे हैं उत्तराखंड वालों को। हमको काहे को बनना उनका कबीलों का पिछलग्गू? तो सरकार उनके लिए कमरीला आधार पे काहे को पेमेंट देती है? पेमेंट देती है तो अपना सिलेबस लागू क्यों नहीं करती है जी? इस मुद्दे को हमारे पॉलिटिकल पार्टी तो उठाएगी नहीं। तो सवाल यही है कि अगर सरकार किसी इंस्टीट्यूट को सहायता देती है जी, तो वहाँ अपना समान प्रावधान लागू भी करे जी। आपका सेकुलर संविधान है, आपके साथ आते दे देंगे पैसा अरबी कबीलों का पिछलग्गू बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से इसीलिए मैं कह रहा था कि इन पर भी नजर रखिए। इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में हमारे कुछ विद्यालय, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन पे नजर अवश्य रखनी चाहिए। और मतलब बीच बीच में पुलिस भी वॉच करे, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो है, इंटेलिजेंस है, LIU है, थोड़ा सा वॉच कर ले कि क्या घट रहा है, क्या चल रहा है। हमारे जो है बनभूलपुरा हल्द्वानी के आसपास ही जो है पूरा थाना फूंक दिया उन्होंने जी। तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पे तो तत्काल एक्शन लेना चाहिए। उसके लिए कोई हम लोग अब न्यायालय से मान लो स्टे आ गया तो अब कब वैकेट होगा, नहीं होगा। वो 4,000 से आज 40,000 हो गए, कल 1 करोड़ हो जाएंगे। तो हो तो गया मामला। अब कहाँ से जाते हैं वो अपने देश जी? बांग्लादेश के लोग आके बस गए। हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे स्टेशन की सरकारी जमीन है जी। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजों पे सरकार को थोड़ा सा कलेजे वाला एक्शन रखना पड़ेगा। हमारे न्याय के दायरे में आते हुए जो भी कलेजे वाला एक्शन है वो करना चाहिए, चाहे बुलडोजर न्याय है जी। और चाहे जो है मतलब अब बड़ा चोर है, डकैत है, कई बार चोरी में पकड़ा गया तो उसकी आरती थोड़ी को उतारनी है, उसको तो शूट आउट करना चाहिए जी। तो इस पर सरकार निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करे। ठीक है संजीव वर्मा जी, क्या ये सब जो कार्रवाई नहीं हो पा रही इसके पीछे राजनीति है कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होती है? अगर कोई ऐसा मुद्दा उठाएंगे तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? संदीप जी देखिए, जैसे अभी हमारे पत्रकार जी हरीश जी अपने बातों को देख कर रहे थे तो मैं उनसे उनकी बातों से अपने आप को संपर्क करते हुए जी इस बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि हर जगह जब हम तुष्टीकरण की राजनीति को हावी करेंगे तो उसके परिणाम भी इसी प्रकार के गंभीर और भी गंभीरता की श्रेणी में हम लोग लगातार बढ़ते जाएंगे। और अभी जिस तरह से बनभूलपुरा में घटना हुई जहाँ आतताई लोग लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे और पूरा थाने को फूंकने का काम कर रहे थे, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही थी। और ऐसे लोगों की जब एक ढाल बनकर एक मैं सोचता हूँ उनका बनने का काम कांग्रेस पार्टी करती है तो ऐसे लोगों के अंदर तो और ज्यादा
कि जमीन घेरो और ढाल बनने के लिए और हमारी एक रक्षा कवच बनने के लिए कांग्रेस हर समय उनके साथ खड़ी है। लेकिन संजीव वर्मा जी, कांग्रेस क्यों बचा रही है? आप तो सरकार में हैं, जो बचाने की कोशिश करे उसको भी जेल में डालिए, आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। कांग्रेस कांग्रेस इसलिए बचाती है जी, क्योंकि कांग्रेस के वो वोट बैंक है। ठीक है संजीव जी, आएंगे, जवाब लेते हैं पहले इसका। संजीव जी आएंगे, इसका जवाब लेते हैं। हरीश पनेरू जी, अगर सरकार किसी के ऊपर कार्रवाई करती है तो संजीव जी का कहना है कि कांग्रेस बचाने का काम करती है। कांग्रेस कभी बचाने का काम नहीं करती है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सिर्फ लोगों को जो इनका गुलाम होगा वो सही है, जो गुलाम नहीं होगा, जो आवाज उठाएगा उसको ये चिन्हित करके सिर्फ विपक्ष के लोगों को निशाना क्यों बनाते हैं? ये निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं ना। मैंने बता दिया, जो इतने प्रकरण मैंने बताए, एक का भी अभी तक भाई साहब जवाब नहीं दे पाए। संजीव जी, मैंने इनसे पूछा कि भाई स्कूलों में कोचिंग का जो मुद्दा हमारे मैकुरी जी कह रहे थे, यहाँ उत्तराखंड में इतना बड़ा ब्रेन है, ये पूरे देश को लीड करता है। आप खाली स्कूलों की व्यवस्था ठीक कर दीजिए, बच्चों को प्राइमरी से लेकर इंटर तक की जो शिक्षा बेहतर कर दीजिए, बच्चे अपने आप जो है सारे एग्जाम क्वालिफाई कर। लेकिन हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर नहीं चलेंगे। संजीव जी आएंगे भी, संजीव जी आएंगे भी। लागू कर दिया गया है, आपको पहले जानकारी होनी चाहिए ना, पहले आपको जानकारी आपको होनी चाहिए जानकारी। मैंने पूछा सरिया चोरी का क्या हुआ, आपने जवाब दिया। आप सरिया चोरी पर बोले, आप तो पुष्टिकरण में उलझे रहते हैं। आप सरिया चोरी पर बोले, आप कितने स्कूलों की छत गिरने वाली इस पर बोले, आप अपराधियों को संरक्षण, कितने अपराधियों को, जैसा भाई साहब ने कहा मैकुरी जी ने, ये उत्तर प्रदेश में यहाँ हमने कितने गुंडों को गिरफ्तार करा, जेल भेजा, जो रंगदारी कर रहे हैं। अभी एक पत्रकार है, कल का मुद्दा बता रहा हूँ मैं, सुनिए, कल का एक उधम सिंह नगर में पत्रकार पर पिस्तौल तान दी, चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं, आपने क्या कार्रवाई करी उस पर? जी, आप बताइए ना मुझे। कल यही कार्रवाई हो रही थी, उस समय कहाँ हो रही है? मुकदमा नहीं लिखा गया, पत्रकारों को धरने पर बैठना पड़ा। पता करके आया करो पहले। ठीक है पनेरू जी, जवाब देते हैं। पनेरू जी, संजीव जी, पहले पता करके आया करिए, तब बहस करिए। मैंने बोला पत्रकारों का कल 150 पत्रकार एसएसपी उधम सिंह नगर के कार्यालय में इकट्ठे थे, खुलेआम सड़क पर तमंचा लगाया गया और पुलिस ने अब तक मुकदमा नहीं लिखा। ठीक है संजीव जी, जो हरीश पनेरू जी कह रहे हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तिरमिराया हुआ है, वहाँ पर चरमराया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर जो आपका वहाँ उत्तराखंड में, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजीव जी, कोई जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उसको उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और उत्तराखंड पूरी तरफ से शांत है, पूरी तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत शानदार है, बेहतर है। और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, उत्तराखंड को बदनाम करने का काम लगातार करते हैं ये लोग। और इनके समय पर दिन दहाड़े जेलर की हत्या, उनकी आप गुमराह मत करिए, झूठ भी बोलिए। आप एसएसपी को पूछिए ना, मेरी बात झूठ है तो मैं माफी मांगूंगा। दिन दहाड़े क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप? संजीव जी कह रहे हैं अगर बात झूठी हुई माफी मांगूंगा। मैं अभी पता करिए ना। और इनके मुख्यमंत्री और इनकी पूरी सरकार, आप हमारी बात मत करिए, आप अपनी बात बताइए। मैंने कहा पत्रकार पिट गया, आप क्या कर रहे हो? पत्रकार पे तमंचा लगा दिया, 200 पत्रकारों ने कल। कभी खनन का अवैध व्यापार करने में। चलिए ठीक है संजीव जी, माफी साथ रोकेंगे, समय की कमी। संजीव जी, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हरीश मैकुरी जी थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, आपका भी धन्यवाद। हरीश पनेरू जी थे कांग्रेस से, आपका भी धन्यवाद। उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।